936 है। जो हमारा जेंडर रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो 1000 पुरुष पे 953 महिलाएं पाई गई हैं। और इसका जो संकलन करके आज जो रिलीज कर रहे हैं डेटा, आप लोगों के सामने आपके पास उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। अब हमारे इसके दो जो मेन अभी हमारे जो करने वाले लोग हैं, एक जिन्होंने आंकड़ों को संकलित किया है और एक जिन्होंने उनको ऐप के माध्यम से कंप्यूटरीकृत किया है और रिपोर्ट तैयार किया है। तो ये आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि इतना बड़ा एक्सरसाइज इतने कम समय में इतने गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया गया है। तो ये आवश्यक है, जो इसको करने वाले हैं हमारे प्रधान सचिव हैं सामान्य प्रशासन विभाग के, उनके साथ हैं सोहेल अख्तर जी जो सचिव है वहाँ, और श्री संतोष मल हैं जो आईटी डिपार्टमेंट के तरफ से वो कर रहे थे ऐप का। तो सबसे पहले मैं सोहेल से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको प्रक्रिया की डिटेलिंग दे दें, ताकि कोई आपको कहीं कोई गैप न रहे समझने में पूरे प्रोसेस को, और आप अच्छा से इसको अपना रिपोर्ट करने के लिए आप पूरा फुल मटेरियल आपको मिल सके। सोहेल। प्रक्रिया की पूरी जानकारी मुझको लगता है कि पत्रकार बंधुओं को अधिक है, उन्होंने पूरी तरह से चीज़ों को कवर भी किया है थ्रू पूरी प्रोसेस में। सबसे पहले हम लोगों ने पूरे राज्य को प्रशासनिक इकाई में बांटा। ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर में वार्ड है, वार्ड के अंदर पंचायत है, प्रशासनिक इकाइयों में बांटा। एक एक छोटा छोटा यूनिट 700 की आबादी का लगभग हमने बांटा, जिसको हम लोगों ने इनोमरेशन ब्लॉक कहा। हर इनोमरेशन ब्लॉक के लिए हमने एक प्रगणक रखा और हर 6 के लिए हम लोगों ने एक सुपरवाइजर रखा जो उस काम को देख रहे थे। प्रथम चरण में जो मुख्य सचिव महोदय ने बताया, पूरे ट्रेनिंग की गई, 1 महीने तक ट्रेनिंग चली हमारी, पटना से लेकर के और सभी प्रखंड में हम लोगों ने ट्रेनिंग चलाई। और ट्रेनिंग चलाने के बाद लगभग 2,34,666 इन्यूमरेटर की सेवा ली गई और 40,726 सुपरवाइजर की सेवा ली गई। और ट्रेनिंग का काम लगभग 3.5 लाख लोगों का 1 महीना तक चलता रहा। और ट्रेनिंग के बाद 7 जनवरी से हम लोगों ने मकान का नंबरीकरण किया और मकान से का हम लोगों ने डिटेल लिया कि कितने लोग उसमें रहते हैं, जो वहाँ से नाम ने कहा। फिर उन सभी आंकड़ों की एंट्री हम लोगों ने पोर्टल पे कराई। पोर्टल पे आंकड़े कराने के बाद फिर द्वितीय फेज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 15/4 को लॉन्च किया गया था। और बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं पूरे बिहार की जनता का, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। और पूरे कार्यक्रम में कहीं कोई बाधा नहीं आ पाई हमारे पास, और लोगों ने पूरी तरह सहयोग किया इस मामले में, और कहीं कोई बाधा नहीं आई। और हम लोगों ने द्वितीय चरण भी 5 अगस्त तक कंप्लीट कर लिया। प्रक्रिया पूरी तरह सिक्योरिटी के साथ थी। हर मोबाइल ऐप में प्रधान सचिव बताएंगे, हर मोबाइल ऐप एक आदमी से टैग था। उस मोबाइल ऐप से दूसरा आदमी एंट्री नहीं कर सकता था, मोबाइल बदलने के बाद कोई कंप्यूटर से सब सारा जो एंट्री था वो हमारा पासवर्ड से था, सारा कुछ OTP से था। इसलिए पूरी प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराई गई। 2,34,000 से अधिक सभी प्रबंधकों ने दिन रात काम किया है, उनका आभार है। 40,000 से अधिक सुपरवाइजरों ने मेहनत की है, उनका आभार है। 805 चार्ज पदाधिकारियों ने, जिसमें 534 प्रखंड विकास पदाधिकारी, 534 अंचलाधिकारी, उसके अतिरिक्त 261 नगर आयोग GDO अफसर ने किया, उनका बहुत आभार है हमारे तरफ से, सरकार की ओर से। हमारी ओर से आभार है सभी जिलाधिकारियों का, जिन्होंने रात दिन इसमें मेहनत की है। अनुमंडल पदाधिकारी का SDO ने जिसकी सारी जांच की है। अपर समाहर्ता 38 जिलों के जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत किया। इसमें जिम्मेदार इतना बड़ा काम बहुत ही कम समय में बहुत गुणवत्तापूर्ण तरह से किया, हम लोगों के सब आभार है। और मैं पुनः आप सबों का और बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोगों ने सरकार का जो न्याय के साथ विकास की परिभाषा है, उस आलोक में हम लोग पूरे प्रशासन को आगे ले जाने के लिए इस सर्वे का उपयोग सरकार आगे की ओर करेगी। धन्यवाद। संतोष मल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी पत्रकार बंधु, आपका धन्यवाद है। जब बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना आयोजन करने का, जाति आधारित गणना का निर्णय लिया, उसके बाद उस गणना के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के निर्माण की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को सौंपी गई, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपी गई।
उसके बाद हम लोगों ने बहुत कम समय में एक ऐप जिसका नाम विजागा ऐप है, बिहार जाति आधारित गणना ऐप का शॉर्ट फॉर्म विजागा ऐप, उसको डेवलप किया और सीबीएस पोर्टल जो है हमारा उसको डेवलप किया। आपको मैं बताऊं, ये देश में अपने तरह का अभिनव परियोजना है। अन्य राज्यों में जो आईटी के मामले में हमसे कुछ आगे भी हैं, किसी का नाम नहीं लेना, उन्होंने भी इसके लिए अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसका रिजल्ट इस प्रकार प्रकाशित ना हो पाया। सुहेल साहब ने बहुत मेहनत की इसमें, उनके और हमारी जो टेक्निकल टीम थी, जाहिद लतीफ हैं और सुशील पांडे हैं, नागेंद्र हैं, इन सभी ने दिन रात एक करके इस ऐप को डेवलप किया। इस ऐप की जो मैं प्रमुख बातें हैं वो आपको मोटा मोटा बता देता हूं। ये ऐप जो था वो एंड्रॉयड 6 वर्जन को भी समर्थित करता है। आप सब जानते हैं आज के दिन हम लोग किस वर्जन में एंड्रॉयड के काम कर रहे हैं। ये छोटे से छोटा मोबाइल जो हमारे इनोवेटर के पास, प्रगणक के पास था, 2,34,000 से ज्यादा प्रगणक थे, तो उनके सभी ऐप को, उनके मोबाइलों को समर्थन कर सके ऐसा ऐप बनाया गया। तो मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन 6.0 को भी ये समर्थित करता है और ये बिल्कुल सिक्योर है। ऐप में कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है किसी के डेटा का, ऐप में कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है। इस कारण से जो हमारे जितने भी नागरिक हैं उनका डेटा पूर्णतः सुरक्षित है। ये हमारे किसी क्लाउड में इसका डेटा नहीं है, ये हमारे स्टेट डाटा सेंटर के 24 सर्वरों और 12 डेटाबेस सर्वरों में सुरक्षित है और किसी को इसका एक्सेस नहीं है। इसलिए ये पूर्णतः गोपनीय आंकड़े रखे गए हैं। निजता का जो अधिकार है और जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत सारी जो सुरक्षाएं हैं वो इसमें लागू की गई हैं। cbs.bihar.gov.in हमारा पोर्टल था, विजागा ऐप था, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल दिया गया था। पहले इनुमरेटर, उसके बाद सुपरवाइजर जो कि लगभग 40,000 थे, इनुमरेटर 2,34,000 थे, और उसके बाद चार्ज ऑफिसर जो लगभग 820 के लगभग थे पूरे बिहार भर में, और फिर अनुमंडलाधिकारी और उसके बाद जिलाधिकारी। इन सभी के पास इसमें अलग अलग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल था। नीचे के स्तर का, उसके बाद के ऊपर के स्तर के द्वारा अनुमोदन होता था, तब ये आंकड़ा फाइनल होता था। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सुविधा इसमें नहीं था। इसको हम लोग ने थोड़ा सा डिटेल और आपका समय लूंगा। एंगुलर फ्रंट एंड जावा में इसे लिखा गया है और जावा की मिडिल लेयर है और डेटाबेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में है। और नाम की एंट्री तो बस करनी थी हमारे इनुमरेटर्स को, और आधार जब हमारे नागरिक उसको देना चाहें तब आधार की एंट्री करनी थी, अन्यथा इसमें एंट्री उन्हें नहीं करनी थी। ऐप इस तरह डिजाइन किया गया कि इसमें एरर की कम से कम संभावना रहे। तो मान लीजिए जैसे जो भी सूचक है, तो शिक्षा अगर किसी की पूर्व प्राथमिक की है तो वो ऐप में ही उसे बटन दबाना था, उसे एंट्री नहीं करनी थी। नाम और आधार की ही बस एंट्री करनी थी किसी भी न्यूमरेटर को। तो इसलिए कोशिश की गई कि अच्छे से अच्छा आंकड़ा जनरेट किया जा सके और इसे बहुत कम समय में किया गया। पहले इसका पायलट किया गया 6 जिलों में, लगभग 300 के लगभग न्यूमरेटर्स पे। उनके जो अनुभव, उनके साथ घूम घूम के जो समझ में आया उसको हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया और बेटर वर्जन उनको दिया। बीच बीच में जैसी जैसी आवश्यकता होती गई वैसे वैसे इसमें ऐप में हमने इसको इम्प्रूव किया और अभी इसका डेटा आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे हाउस होल्ड में गए हैं, हमने सभी जगह गए हैं। 2,82,83,83,00,000 हाउस होल्ड हमने कवर किया है और कहीं से कोई शिकायत हम लोगों के पास विभाग में नहीं आ पाई है कि यहाँ लोग नहीं गए हैं। जिलाधिकारियों ने खुद से घूम करके हर को कवर किया है। विभाग के स्तर से, सरकार के स्तर से पूरा निर्देश था कि हर एक परिवार और हर एक परिवार को, हर एक इंसान को देखा जाना, जो भी जहाँ लोग रहते हों वहाँ भी आना, पूरी गाइडलाइन बनी हुई है। पूरी कवर कह रहे हैं कि हर हाउस होल्ड कवर हुआ है। नहीं, हम लोगों ने यहाँ से नहीं, हम यहाँ से पूरी तरह हम लोगों ने इंश्योर करने की कोशिश की है इनुमरेशन के माध्यम से कि पूरे परिवार को कवर किया जाना चाहिए। और ऐसी गड़बड़ी पाई गई तब क्या होगा? नहीं तो अगर ऐसी गड़बड़ी आएगी तो फिर हम लोग सर बताएं। देखिए, परिवार का 4 आदमी हम लोग रहते हैं, 4 फ्लैट में कभी नहीं आया। वो आदमी को नहीं है, अगर ऐसी गड़बड़ी
देखिए, एक तो इसमें क्लैरिटी होना चाहिए। जब भी हम लोग कोई फैक्ट लेते हैं या एफिडेविट करते हैं तो एक अंडरलाइंग क्लॉज होता है टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। एक अंडरलाइंग राइडर वो हमेशा लगा रहता है, क्योंकि परफेक्शन किसी स्टेटमेंट में आ सकता है या नहीं आ सकता है, एक सब्जेक्टिव मैटर है। तो जब भी हम एफिडेविट भी कोर्ट में करते हैं तो ये कह के करते हैं कि हम एफिडेविट कर रहे हैं, बट जो कर रहे हैं इट इज टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। तो जो 100% कवरेज है इट इज टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। अगर उसमें कहीं त्रुटि प्राप्त होता है तो विल सी एज टू व्हाट इज टू बी डन। But are you open to somebody claiming कि भाई हमारा छूट गया है, तो उसका अभी भी इंक्लूजन का स्कोप अभी वर्तमान में मेरे समझ से कभी भी कोई इस तरह का ऑपरेशन होता है, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन होता है, तो उसका एक ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम होता है, ओपन एंडेड नहीं होता है। और इसीलिए सामान्यतः जब हम रिपोर्ट रिलीज कर रहे हैं तो ये रिलीज कर रहे हैं जब कोई भी बड़ा ऑपरेशन, सेंसस भी होगा तो कुछ लोग छूटेंगे। हर एक कोई ऑपरेशन में परफेक्शन नहीं आ सकता है, स्पेशली जब आपका ट्रांजिएंट पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मूव कर रहा है, घर में उस दिन नहीं है, तो ये मान के चला जाता है कि हम लोग जो करेंगे कवरेज 100% रहेगा। लेकिन परफेक्शन अगर आइडियलिज्म की बात करेंगे तो वो संभवतः पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो आंकड़े क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा है? सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो आपने किया था उसके आंकड़े आज आपने क्यों नहीं रिलीज किया? ये important aspect of this survey was to know the economic condition of all the classes in Bihar, and have we seen no data about the economic condition or status of any of the classes, just the population. So ये how do we know the economic status of हाँ, नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। दिस इज स्टेज 1। जब हम स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसके बाद कन्वर्ट होता है। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स, जैसे आज ही आप लोग तो पेपर पढ़ते हैं, आज हिंदू में हम पढ़ रहे थे कि वर्ल्ड बैंक जब रिपोर्ट रिलीज करती है ना, तो वर्ल्ड बैंक पहले फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स करके हम लोग जब यूपीएससी तैयारी करते तो उस समय PQLI कहता था, अब उसके बाद उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा। आज हमने पढ़ा तो वो स्टैटिस्टिक्स पे इतना थ्रस्ट दे रहा है कि अपने रिपोर्ट को बोलता है SPI, स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये स्टैटिस्टिक्स ये फाइनल वर्ड नहीं है, अभी तो ये स्टेज 1 है जहां आपके पास आंकड़े आ गए। ये आंकड़ा सुलभ करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। इससे क्या जो आज जातिगत आधारित जो गणना दी गई है, तो इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा? देखिए, इसमें अभी पहले तो स्टैट्स जब आपको मिलता है तो आपके प्लानिंग ज्यादा पॉइंटेड रहते हैं। जो हम टारगेटेड जो ग्रुप्स हैं, बहुत बार आप देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप का एजुकेशनल लेवल वैसा नहीं है, इकोनॉमिक लेवल ऐसा नहीं है, तो कभी भी आपका जब स्टैटिस्टिक्स इन डेप्थ आप जाते हैं तो आपको टारगेटेड अप्रोच करने में फायदा होता है। आपको याद होगा पहले जब PDS होता था तो PDS में अक्रॉस द बोर्ड जाता था तो TPDS आया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो टारगेट ओरिएंटेशन करना है, अगर आपको वल्नरेबल ग्रुप्स को कवर करना है तो जितना आपके पास स्टैटिस्टिक्स होगा उतना आप बेहतर महसूस करेंगे अपनी डिलीवरी में। लास्ट में 1932 में लास्ट सर्वे हुआ था, सर्वे या सेंसस हुआ था, तो उससे कोई कंपेरेटिव आपने ये किया कि किस कास्ट का बढ़ा है, किस कास्ट का कम हुआ है? ठीक है, ये अभी आपको फिर हम पुनः क्लियर कर दे रहे हैं कि ये अभी हम लोगों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पूरे इसके उपादेयता और बाकी चीज को डिस्कशन के लिए नहीं है। आज हम रिलीज कर रहे हैं कि हमने एक एक्सरसाइज किया और ये एक्सरसाइज 1 साल के अवधि में बहुत त्वरित गति से हुआ, और इसका उद्देश्य तो आप समझ रहे हैं कि इसका सोशियो इकोनॉमिक और बाकी जो फैक्टर्स हैं उनका एक एनालिसिस करके ये डेमोक्रेटिक जो हमारी व्यवस्था है उस पर डिपेंड करेगा कि हम इस डेटा को कैसे सदुपयोग करें और कैसे लार्जर एंड तक हम पहुंचाएं। तो ये स्टेज 1 है और इसके बाद आपके पास ऑप्शंस ज्यादा आते हैं। जब आप आंकड़ों से सुदृढ़ हो जाते हैं तो आपको प्लान करने में, डिलीवरी देने में निश्चित रूप से फायदा होगा।